खबर में खुश आमदीद। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब मेरे साथ हैं। क्या अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनने से पहले ही टूट जाएगा? ज़ाहिर है कि ये कब इत्तेहाद बनेगा, जब कोई बड़ा मकसद ही सामने ना हो तो इत्तेहाद मेरे ख्याल में नहीं बन पाते, और ज़ाहिर है नज़रियाती सियासत नहीं हो रही, तो ये मसाइल है। मगर एक और ख़बर जो थी, अदालत ने बड़ा खुशाइंद हुक्म दिया था 120 नई अदालतें एहतसाब की बनाई जाएँ ताकि लोगों को नज़र आए कि एहतसाब का अमल मीनिंगफुल है। मगर आज हुकूमत ने क्या कहा, उनका कहना था कि जनाब इसके लिए पता नहीं कितने अरब रुपए दरकार है और फिर हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी, न जाने कहाँ से ये अदालतें बन सकेंगी या नहीं बन सकेंगी। इसका मतलब ये केस घूमते फिरते रह वहीं रहेंगे और सिर्फ ये ट्रायल मीडिया पे होगा और खेल कहीं और खेला जाएगा। इस पर बात करेंगे। कुलभूषण जाधव केस पर भी सियासी जमातें जंग, और हमेशा जाहिर है कोई पॉइंट चाहिए होता है हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। कोई मकसद नहीं, कोई कौमी मफाद नहीं, कोई खेल नहीं, कोई कहानी नहीं, बस किसी तरीके से इमरान खान के मुखालिफ उन्हें रखे थे, इमरान खान साहब उनको रखे, ये कहानी चल रही है और यही हमारी बेमानी सियासत चल रही है। इसके साथ बड़ी अहम स्टोरी और चीन और अमेरिका की खित्ते में जो लड़ाई हो रही है ये बड़ी दिलचस्प भी है और आने वाले दिनों के खदोखाल यही वाज़े करेगी। ये लड़ाई कैसी अजीब बात है कि चीन जिसमें सोशलिस्ट इनकलाब हुआ था उसने सरमायादाराना अमेरिका को बचाए रखा, उसको कर्ज दे के, और आज अमेरिका खौफजदा है कि किसी तरीके से कहीं वो ही ना इसको मात दे दे दुनिया के चेस बोर्ड पर। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है, इसके बाद वापस आके बात करेंगे कि ये एहसन साहब क्या कह रहे हैं। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक सियासत होती थी कि बदल दो समाज को, 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी सन्नाटा। अब क्या सियासत हो रही है? आप एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं हम वो दिन नहीं भूले जब आप मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वो खिलाफ यानी वो फेंकते थे तस्वीरें, और फेंकता कौन था? हुसैन हक़ानी साहब जो इनके पीपल्स पार्टी के सफ़ीर भी रह चुके हैं। क्या सियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब देखिए, हम जो जर्नलिस्ट हैं ना, गैब का इल्म हमें नहीं होता, हमारे भी सोच होती है, और ख़ुसूसन फ्यूचर के बारे में किसी की बात करने के लिए उस आदमी का माजी और हाल देखना ज़रूरी है कि मादी में ये जो कमिटमेंट्स करता था, वादे करता था, पूरे करता था, साफ़ सुथरी और दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारी, और हाल भी यही। एतजाज़ अहसन साहब ने कौन सी बात की है? कब कि रात को मुलाकातें करते हैं आप, ये कहा है उन्होंने। कब नहीं, नवाज शरीफ कैसे बाहर गया? उससे पहले मुशर्रफ दौर में मोहतरम नवाज शरीफ जहाज़ में कैसे गए? ये कोई लकी छुपी चीज़ें हैं? तो इस पाकिस्तान में सच कहना क्राइम बना दिया इन लोगों ने, जालिमों ने। क्या एतजाज़ अहसन शर्त लगा लें? आज पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक तो मेरी इतलात के मुताबिक ये सड़कों पे नहीं निकल सकते, इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, तो है नहीं। लेकिन अंदर से फिर के लिए लड़ाई भी कर रहे हैं आपस में। नहीं, मीडिया में इन रहने के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनका हकायक से कोई तल्लक नहीं। देखिए, इंसान अपने माजी और खाल से पहचाना जाता है कि ये सच बोलता रहा है, झूठ बोलता रहा है, ये मुफादात कर लेता है, ये एग्रीमेंट कर लेता है, अपने मुफाद के लिए कौमी मुफाद को कुर्बान कर देता है। अच्छा, एक इल्ज़ाम उन्होंने और भी लगाया है, और मैं बात करने लगूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इनके कहने पे नहीं आएंगे। आज माशाल्लाह तकरीबन 3 हफ्ते की बेल एक्सटेंड हो गई, 17 अगस्त तक। 17 अगस्त या 97 अगस्त, वो मुझे नहीं पता, जो कैलेंडर में नहीं होता इस मुल्क में वो भी हो जाता है। ये तो कैलेंडर में 17 अगस्त होगी ना, मैंने 97 अगस्त भी देखी है। मुझे एक याद आ गया, हमारा एक दोस्त था, उसने कहा यार तुझे मैंने 19 नंबर दिया, मैं कहा जब 91 देगा तो तब मुझे समझ गए ना तुम। बस कुछ बातें। अच्छा, वो मैं आपको एक सुनवा दूं, जो अपना एक और शॉर्ट सुनवाता हूँ, और फिर मैं आपसे खास बात पूछनी है। बजी दिखाएं जी। ये तो रात को पता नहीं क्या जाके बात करते हैं, किससे बात करते हैं, किससे करते हैं सर? वैसे आप लोगों ने इनसे बातचीत भी की है। एक दिन चिल्ला रहे होते हैं, दूसरे दिन इस तरह होता है जिस तरह सांप सूंघ गया है, बात ही कोई नहीं करते। अब आप देखें मरियम बीबी कितने अरसे से कि किस तरह खामोश है, शहबाज शरीफ बात नहीं करते, आवाज नहीं निकालते। ये वो लोग हैं जिन्होंने फोश तस्वीरें फेंकी थी हमारे जलसों पे, हमें अंगेज किया था 1988 में। अच्छा भट्टी साहब, सवाल मेरा सादा है आपसे, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ हमसे मुलाकात करके जाते हैं तो उसके लिए मतलब उधर जाके डील कराते हैं कहीं और पे, ये कहना चाह रहे हैं वो? ये होता है। कहना क्या चाह रहे हैं यार? क्यों हम इतने, सच से तो हमें इन्होंने खौफजदा कर दिए कुछ लोगों ने। इन्होंने इतना हम पे प्रेशर अब डाल दिया, अंडर प्रेशर हमें रखने लग पड़े हैं साफियों को कि हम सच बोलते हुए डरते हैं। क्या ये सच नहीं है? शहबाज साहब खुफिया मुलाकातें रहे,
किस किस हिसाब से करते रहे जिनके हम नाम नहीं ले सकते। चुटका बात है यार, इतना सच तो बोलो, क्या हो गया, राज़क तो अल्लाह है ना जिसने रिज़्क देना, ये कहाँ से होगा राज़क। डील नहीं करते रहे। नवाज शरीफ के बारे में फवाद ने खुद कहा ना जाली रिपोर्टों से, लेकिन किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई क्योंकि ये कर नहीं सकते, क्योंकि भिजवाने वाले ज़्यादा मजबूत है। और एतजाज़ अहसन ने जो कहा बेनज़ीर की अल्लाह जन्नत नसीब करे, नुसरत भट्टो की तस्वीरें किसने खवाई थी ये आपको नहीं पता। अब भी इस वक्त दो बड़ी सियासी जमातों का मीडिया सेल जो गंद डाल रहा है अनबिलीवेबल है। किसी की इज्जत में दुनिया कह रही है हमें यूट्यूब पे जो मर्जी करने दें, हमें वो करते रहे जी। अच्छा ये जरा देखें एक और इल्जाम तराशियों की कहानी सुनाए वो बता रहे हैं कि ये किसके कहने पे कहा, जरा सुनाए जरा। आपने ये बात कही कि एतबार नहीं करना, तो क्या पार्टी बिलावल साहब ने आपसे इत्तेफाक किया इस बात पर कि हमें एहतियात करनी चाहिए, या उन्होंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं, पीएमएलएन मुस्लिम लीग नून बदल गई है, वो एक नजरियाती पार्टी हो गई। नजरियाती पार्टी तो वो कब बनेगी, लेकिन वो क्या बात हुई है बिलावल साहब की मेरी या पार्टी के अंदर, वो तो मैं बताने को तैयार नहीं हूँ, ना ही बतानी चाहिए किसी को, वो हमारी अपनी बात है जी। काजी साहब ये इस हमाम में सारे नंगे हैं, ये जो इसमें आप नून कह लें, पी कह लें, एस कह लें, एन कह लें, एंच कह लें, एक एपीसी फारग आप नहीं मैं एपीसी के पीछे थोड़ा जाना बनता है। एतजाज़ साहब ऐसे नहीं बात कर रहे, उनको अपना तजर्बा है। मुझे याद है आसमा जगीर अब दुनिया में नहीं रही, उनके घर में जॉर्ज सोरोस वो बहुत बड़ा एक अमेरिकन वो क्या नाम है करेंसी का काम करता है, उसने हमें जर्नलिस्टों को बताया 2007 की बात, उसके जी ये इट इज़ बीइंग डिसाइडेड कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुड बी दी बेनज़ीर भुट्टो। ये मैं उस वक्त अखबार था, उसका एडिटर था। एक वाक़या फिर ये अमेरिका की सेक्रेटरी राइस हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने किताब लिखी है कि 2006 में जनरल मुशर्रफ की बेनज़ीर से मुलाकात होगी। मैं अगर नवाज़ को डिफेंड कतन नहीं कर रहा नून को, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में जितने भी इक़्तिदार के एक सवाल मेरा स्पेसिफिक सवाल आप बताएं, फिर मैंने तेरा हाँ एपीसी आपकी नज़र में फारग हो चुकी हो गई है, क्योंकि ये सोतनों की लड़ाई है। लड़ाई ये है कि मैनू की लबेगा, ना जमहूरियत के लिए हो रही है ना सियासत के लिए। अच्छा ये राणा सनाउल्लाह साहब को सुनवा दें, फिर भट्टी साहब आपसे पूछते हैं। हाँ जी सुनाएं जी। एतजाज़ अहसन साहब एक बहुत ही अच्छे वकील थे, बहुत समझदार इंसान थे, लेकिन अब उनकी जहनी सेहत दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो इस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं। उन्हें मेरा ख्याल है कि अपने इलाज पे, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए और घर बैठना चाहिए। इलाज अगर मुझसे मशवरा लेंगे तो मैं उनको डॉक्टर का नाम भी बता दूंगा। उन्हें जहनी तौर पर उनकी जो सेहत है वो इस वक्त दुरुस्त नहीं है, इसीलिए वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अच्छा वो हमें जो साबका कॉमर्स मिनिस्टर थे उनके भी जरा साठ सुनाए मुस्लिम लीग नून के। उस पार्टी पर कैसे एतबार करें? पार्टी ने चाहे वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट चेंज करने का मामला हो, जो सेनेट के इंतखाबात थे 2018 के वो मामला हो, हालिया जो है सदर के इंतखाबात थे, प्राइम मिनिस्टर के इंतखाबात थे, ये एक से ज्यादा दफा ये हो चुका है कि पीपल्स पार्टी ने हमें वो सपोर्ट नहीं दी जिसकी वो हमें कमिट कर चुके थे। बट इससे सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। सवाल मेरा ये है कि कहते हैं लुक हु इज सेइंग या हु इज टॉकिंग, ये किस तरह ये सवाल कर सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाने वाले आपके, और वो कहते हैं कि जनाब वो देखो वो क्या कर रहे हैं। देखिए गुजारिश है, राणा साहब खुद आपको पता है पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं। हाँ जी और भी कुछ बहुत पता है। हाँ जी और बहुत कुछ पता। हाँ जी। अब देखें पीपल्स पार्टी जो हिस्ट्री जानते हैं, नून लीग शुरू से सोतनी है। इमरान खान तो इस दफ़ा अवाम के पुरजोर इसरार पे एंटर कराया गया, वहाँ हमने वोट दिया, क्योंकि पाकिस्तान में एनआरओ तो ये गलत बात कह रहे हैं जी, 2 साल पहले हो गया। हम तो अल्फाज वापस लेते हैं, ये तो बड़े बड़े लोग कहते हैं एनआरओ कौन कहता है, खबरदार किसी ने एनआरओ का भाई करवा के एनआरओ मरवा दिया तूने। अब मैं बताता हूँ पीपल्स पार्टी और नून, ये सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया कान है। मलक साहब भी, मलक ताहिर मलक भी इसको चोरी करना चाह रहा है, आरफ हमीद भट्टी भी चोरी करना चाह रहा है। हम दोनों एक हो ही नहीं सकते, नामुमकिन है। हमने इनका काम है मुझे चक्कर दे के इसको लूट रहा, मेरा काम है इनको चक्कर दे के इस्लामाबाद की कुर्सी है। ये आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुख्तसर सी तशरीह कर दिया। अब इस कुर्सी पे अचानक सोने की कान पे इमरान खान को बिठा दिया गया अवाम के पुरजोर दबाव पे। अवाम का दबाव इतना होता है कि आदमी कई दिन खड़ा नहीं हो सकता,
क्योंकि करोड़ों लोग आवाम है, 20-22 करोड़ खड़ा किस तरह हो गया फिर खान साहब? अगर अच्छा मलिक आवाम के दबाव ने ना, तो लिहाजा कादी साहब APC फारग है। यार इमरान खान ने वोट तो लिए, उसकी पॉपुलैरिटी यार वोट सबने लिए, नवाज शरीफ भी वोट लेता रहा है, वो खरोट नहीं लेता रहा सर्दियों में। पीपल्स पार्टी जो 2013 में आई, जरदारी साहब भी वोट देते रहे, क्या वो कब्बल है कि सोए हुए थे? नहीं मैं एक जरा और मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ इनका, जैसा ये जंगी इनका दस्तगीर साहब का। रियासत में माजी में भी जो राब्तों की एक दास्तान रही है, चौधरी निसार अली खान साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब खुफिया मुलाकातें भी करते थे। आजकल इस तरह की कोई खुफिया मुलाकातें चल रही हैं, राब्ते हैं? क्योंकि मैं इसका सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि हुकूमत वो आखिरी होती है जिन्हें पता लगता है और बहुत कुछ हो रहा होता है। नहीं, वो बहुत कुछ होता है, लेकिन देखिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के, आप उन्हें एस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो भी उसका नाम देना चाहें, वो पाकिस्तान में ताकत की सियासत का हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ द पावर पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री। कब से? 72-73 सालों से वो उसका हिस्सा है। तो लिहाजा ये कहना कि जी उनसे बात नहीं होगी या उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, ये गलत है। ये फिर बयानिया किधर गया? नहीं, ये खुद उनसे नहीं आते रहे, कौन सी हुकूमत उनकी मर्जी की? अच्छा यार, ये अरशद शरीफ बार बार आ रहे हैं, ये उनका फॉर्मेट है, हालांकि हमारे तो ये दिल में बसते हैं। ये कि हमने बार बार इनकी सेंटर में भी तस्वीर चला रहे हैं। मुझे मेरा बड़ा स्वीट दोस्त है, बल्कि भाई है, इज लाइक माय ब्रदर, ठीक है। अच्छा, ये कैमरा मैन ने किया कॉन्टेक्ट, कहीं वैसे ही यहाँ उनको फॉर्मेट ही यही था। नहीं, ये फॉर्मेट ही था। अच्छा, मगर सवाल वही है कि 72-73 साल से हम एक ही डगर पे चल रहे हैं। ये वाकई सही कहा उन्होंने ये कहा है कि जी ये वो एक इस इक़्तिदार का हिस्सा है और हम उनसे राब्ते में रहते हैं, हमारी मतलब उनसे बात होती है और वो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो इसका मतलब यही है कि फिर हमारी सियासत तो नहीं होती। नहीं तो आपके मफादात में यार मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपनी खबर का देखिए, आप दोनों इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं तो इसका नहीं आप बोलें। मैं चैलेंज करता हूँ, इस वक्त नून लीग, शहबाज लीग, खाकान लीग, ख्वाजा आसिफ लीग पांव पड़े हुए हैं। अल्लाह का वास्ता है, हमें इक़्तिदार में थोड़ा सा सुराख में से हिस्सा दे दें। क्या करना है कुछ? और एक और बात, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और ख्वाजा साद रफीक का एक ही वेलविशर है जिसने इन दोनों को बाहर रखा, एक को बाहर रखा हुआ है, एक को बाहर निकाला है। ये इतना सच है जितना हम 3 प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन पूरी डिटेल बताना ममनू है क्योंकि कायदे आज़म ने कहा था सच बोलो, लेकिन हुक्मरान कहते हैं। बट्टी साहब ये कह रहे हैं कि भाई APC तो गई खत्म, ये तो होगी फार, अब रह गया नैब पे इत्तेफाक, हमारा कि नैब बंद हो जाए। मेरा ख्याल है, मुझे आप थोड़ा दोनों से मेरा सवाल है, अगर ये कंडीशन जो बताई जा रही है, इसके बाद कोई सियासत, पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई सेंस रहती है? फिर हमें तो इलेक्शन खत्म कर देने चाहिए। तो आपका ख्याल है कि इलेक्शन के नतीजे में सब कुछ होता है? मेरा मतलब है कि ये पाँव पड़ो ही प्रोग्राम है सारा। अच्छा, नैब का बताएं ना। नैब की कहानी ये है, आज सुबह। अच्छा, मैं एक खबर तो नहीं है, आज नैब ने एक अखबार में इश्तिहार छपवाया है कि मुझे खबर, मैंने इश्तिहार नहीं देखा, मुझे एक स्टेक होल्डर की तरफ से एक फ़ोन आया है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब जिनके पास ये जो सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी है साद रफीक साहब की, इसके हवाले से किसी के पास अगर कोई शिकायत हो, अच्छा, तो हमारे पास आए। तो भट्टी साहब, ये उल्टा तो नहीं पड़ गया जो नैब पर सवालात उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट? वो नैब पर सवाल मेरे ख्याल में जिस अदालत ने उठाए थे हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हर सोसाइटी करती है। नैब ने ये आज ऐड दिया है, नैब वालों जो सोसाइटी वाले आपके साथ सेट है उनके नाम लूं, उनके लिए क्या क्या करते हो। पिछले 1.5 साल में हाउसिंग सोसाइटी को जितने फायदे दिए गए, खरबों रुपए के, अरबों के नहीं, खरबों के। सैयद समीर ने जो बाई लॉज पे इख्तलाफी नोट लिखा था, उसकी पूरी डिटेल बताऊं, उनको तो बुलाओ। ये सही कहते हैं कि सिलेक्टेड इंसाफ है। हाँ, जो नैब को खत्म करते हैं ना, खसूसन बिलावल साहब, मुझे इनसे सवाल करना है, क्या सिंध की पुलिस दुनिया की मिसाली तरीन पुलिस है, वो उसमें हामी कोई नहीं है? वो यार जाली बंदे आप मारते हो, तवान के लिए पुलिस वाले आप उठाते हो। क्या बल्दियात का निज़ाम ठीक है? क्या पंजाब की पुलिस ठीक है? इतना बड़ा IG 7 फुट का, और एक फोन कॉल में 10-10 DPO लगा देते हैं। और क्या जेलों का निज़ाम ठीक है? नहीं, कादी साहब थोड़ा सा लोगों को बताने दें। ये जो इन्होंने मैं आपको बता देता हूं, ये नहीं कहता कि नैब ठीक है। भट्टी साहब, मेरा चैलेंज है, नैब से करोड़ गुना ज्यादा
करप्शन पुलिस में है, जेल में है, FIA में है, बल्दियात में है, रेवेन्यू में है, तालीम में है, सेहत में है, वो सारे इदारे खत्म करो। तो ये बिलावल को मुझे बताया जो सिंध हुकूमत के मतहत सारे इदारे हैं वो सारे वली अल्लाह कहीं। मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं, परसों रिटायर हुए हैं हैदराबाद के जो पुलिस के हेड थे, सिंध हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो आखिरी लेटर लिखा है उसमें आप ईमानदारी से आप भूल जाएं सिंध आप सारे पाकिस्तानी हैं, आप वो लेटर पढ़ लें जो वो लिख रहे हैं कि ये SHO मंशियात में इन्वॉल्व है, असला बेचते हैं, और मैं ऐसे इल्जाम मैं टीवी पे बता नहीं सकता। 2 मिनट बड़ी ये बात, मैं खुदा की कसम टीवी पे बता नहीं सकता। ये SHO पुलिस का कह रहे हैं, तो बिलावल साहब आप नैब को तो खत्म कर रहे हैं, फिर सिंध पुलिस को क्यों नहीं कर रहे यार? जो अमाजगाह बन गई है करप्शन की, लोगों के बच्चे अगवा करते हैं, जब चौकीदार चोर बन जाएगा तो फिर अच्छा एक तकलीफ दे बात अब थोड़ी सी हट जाएगी। आज पे ये जिसने कहा ना खत्म हो जाए, बाकी FIA रहे, पुलिस रहे, जेल रहे, बल्दियात रहे, वो तो इजीली मैनेज। आज लास्ट एक कमेंट में आज एक टारगेट बनाया, ठीक है, नैब कुछ लोगों के लिए नरम रवैया रखती है, सोसाइटियों का जिक्र करती है, और एक सोसाइटी के अरबों रुपया फायदा पहुंचाया आपने। कल परसों हम करेंगे बाई लॉस पे। और समीर है, समीर का जो DC जिसको इन्होंने चेंज करके फेंका है गलगीत, उसका इख्तलाफी नोट कादी साहब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये इमरान खान का पाकिस्तान नहीं, ईमान से इमरान खान का पाकिस्तान। अच्छा एक तो ये कि ये नैब के हवाले से आज फिर बात आई है, ये नैब तफ्तीशी अफसरों में अहलियत और सलाहियत नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज दोबारा कहा है। तफ्तीश का मेयार जांचने के लिए कोई निज़ाम नहीं है, नकाइस से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। ये कहा गया करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर का आगाज़ ही नैब से होता है, कानूनी पहलुओं का तफ्तीश अफसरों को पता नहीं होता, तहकीकात चलती रहती है, 1 माह में फैसले की बजाय लोग 30 साल तक पड़े रहते हैं। ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और काबीना से 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी लेने की हिदायत भी कर दी है, और सेक्रेटरी का कानून का काबीना से मंजूरी लेकर 1 माह में जजेस की तैनाती शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट में 21 साल से नैब के रूल्स ना बनने का इंकशाफ हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का नैब को 1 माह में रूल्स बनाकर पेश करने का हुक्म दिया है। तफ्तीश मुकम्मल पहले गिरफ्तार करने की क्या खबर है? मैंने सवाल बड़ी साहब सवाल ये है, नैब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। सवाल मेरा आपसे ये है कि नैब के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि नैब के बंदे को हम लगा दें तो निकाल नहीं सकते, नैब के चेयरमैन को लगा दें तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इन्होंने लगाया था। अच्छा इसका मतलब किन्होंने मलक साहब, लेकिन ना पुलिस और FIA इजीली मैनेज हो जाती है ना। लड़ाई क्या है हमारी दोनों पार्टियों की कि पुलिस को तो मैं मैनेज कर लूंगा, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा चलो भाई आई साहब ये हट नहीं सकते, ये कंट्रोल में नहीं। इतना दुख नैब को मैं कमर जमान चौधरी साहब आ जाते नैब का मैं कभी भी वकील नहीं रहा, मुझे पुलिस जो पुलिस हिरासत में सैकड़ों लोगों को मार देती है, आप उसके बारे में नहीं बोलते। नहीं भट्टी साहब एक लूट मार की अमाजगाह। ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये एक पॉइंट में जो यार जेल में आज भी मुंशियात बिकती है, कोटलखपत जेल में आज भी मुंशियात। जो असल क्वेश्चन मैं आप करना चाह रहा हूं, नहीं लोगों ने अपनी मर्जी का इंसाफ रखा, ठीक कह रहे हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 120 अदालतें बनाए नैब की, सुन लेना 1 महीने में। आज आपकी हुकूमत ने कहा है कि भाई ना हमारे पास पैसे हैं और कानूनी तकाजे हम ये अदालतें नहीं पढ़। कितने पैसे लग रहे थे इस पे? वो 3 करोड़ रुपए 3 अरब। तो ये तो डॉक्टर आसिम में 500 खरब या 500 अरब का लगा रहे थे। नोमन तेल होगा ना, नोमन तेल होगा ना, अपने खर्चे। ये सिर्फ LDA की करप्शन का ठेका लीगल मैं कोर्ट को डिफाई कर आपके गोश गुजार सिर्फ LDA लाहौर की करप्शन का ठेका दे दें, कम से कम 100 अरब तो इनके साल को इकट्ठा हो जाएगा। LDA को ठेका दे दें हमारे पास। यार ये फवाद चौधरी साहब का शॉर्ट सुन लें नैब के वाले से, सुनाएं जी। ज़ाती तौर के ऊपर तो मैं ये समझता हूँ कि वफाक की सतह के ऊपर 2 एजेंसीज होनी ही नहीं चाहिए। हमारी FIA अलहदा चल रही है, नैब अलहदा चल रहा है, हमें मर्ज करके एक एजेंसी बनानी चाहिए ताकि आप इसके ऊपर खर्चा कर सकें, आप इसमें एक्सपर्ट्स डाल सकें, आप इनके जो हालात हैं वो बेहतर कर सकें। अब नैब वाले अलहदा जो है वो बजट दे रहे हैं, FIA वाले अलहदा बजट दे रहे हैं, और अल्टीमेटली आप मुतमईन किसी से भी नहीं है। तो मेरी नजर में तो ये पूरा पैराफर्नीदिया चेंज होना चाहिए, यानी उसमें हम अपनी मर्जी से जराइम पेशा लोग भर्ती करवा लें, जिस तरह माजी में होता रहा है। खुश कौन है? कादी साहब मैं थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दे दें प्रोग्राम। ईमानदारी से बताएं, पुलिस बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है,
यार बात नहीं फिर यार फिर आप नैब को टारगेट कर रहे हैं। मैं वकील नहीं हूं, आप जानते हैं मेरी क्या राय है। जहां पे कत्लों के और इसमतों के सौदे होते हैं, मैं बताता हूं कि बेगुनाह को गुनाहगार करने का पैसा कितना इनके जेल में डीपीओ किसने लगवाया, किसकी हाउसिंग सोसाइटी थी? क्या जेल महकमा जात से डाकू ऑपरेट करते हैं बाहर, अंदर वो गिरफ्तार होते हैं? वो कौन सा महकमा बेहतर? असल बात आप ये कहे नैक में जो कहे वहां ईमानदार अफसर लगाए जाएंगे, कंपिटेंट अफसर लगाए जाएंगे और मेरिट पे काम करने वाले। वो कहते हैं इनको मलिक साहब ब्रेक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। कमाल है यार, आपने अपनी मर्जी की, आपकी चॉइस है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम ये देख कुलभूषण यादव पर तो कोई एक मुश्तरका। अच्छा काजी साहब, आपकी ब्रेक से पहले आपका कुत्ता पिंकी, टिम्मी, बबलू, हमारा कुत्ता, ये क्या तरीका है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसके पीछे देखेंगे कि कल मैं पुलिस के नहीं बाकियों के कह रहा हूं, ये रेवेन्यू में जो करप्शन है ना इंतजामिया में, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। पटवारी का डसा 3 नस्लें तबाह कर देता है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा मलिक साहब, हमने 2-3 मैं काजी साहब छोटी सी माजरत के साथ भट्टी साहब से शिकवा करना चाह रहा हूँ। आपने इतने इदारों को हिटिंग की है पाकिस्तान से, इनका कोई इदारा नहीं छोड़ा। असल बात तो आपने फिर नहीं की कि नैब की कारकर्दगी पे तो बात नहीं। मैं नैब का ना वकील था, ना हूँ, ना किसी इदारे के पर्सनल खिलाफ हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने जो इन्होंने खुसूसन बिलावल साहब और नून लीग कह रही है ना, नैब को ख़त्म कर दे। मैं इनसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो 3-3 बार है जो अदारे आपके पास थे वो तो इससे 100 गुना तबाह है। ये बिलावल साहब कह रहे हैं नैब ख़त्म कर दो, नून भी कह रही है। क्या जो इनके पास अदारे रहे थे या अब हैं मौजूदा हुकूमत के पास, यार वो तो इतने बदबू छोड़ चुके हैं कि बंदा नाक पे कान हाथ चलता है। नैब के तो सारे कह रहे हैं। फवाद चौधरी को भी आपने सुन लिया, वो भी कह रहे हैं इधर भी पैसे लगा रहे हैं, FIA भी। यार वो मुझे बता दें कि FIA ईमानदार है, वो मुझे बता दें जो उनका उधर DC है वो ईमानदार है, वो मुझे बता दें कि बल्दियात में करप्शन नहीं हो रही, वो मुझे बता दें हेल्थ में नहीं हो रही, वो मुझे बता दें इरिगेशन जो करप्शन की अमाज का है वहां नहीं हो रही, वो हाईवे में नहीं हो रही। कोई एक अदारा अच्छा, इसका नतीजा निकालते हैं, फिर आगे मेरे पास 2 बड़ी स्टोरी है। इसका नतीजा फिर ये हुआ कि हम वो इदारे चाहते हैं जो हमारी एग्जेक्टिव के नीचे हों और हम पे हमारी जेब में हमारे हाथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपके पास एक हाउसिंग का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं छोटा सी बात करना चाह रहा था अवाम के लिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की अल्लाह का शुक्र है कि खूबी है कि हम हमेशा कम आमदनी वाले लोग गरीबों की बात करते हैं। तो उसकी थोड़ी सी डिटेल आज जो हमारी हाउसिंग का नया जो प्रोजेक्ट ये हुकूमत लेके आई है, आई अप्रीशिएट उनका जज्बा है। क्या उसमें 100 अरब रुपए ये देने लगे हैं जी कि हम सब्सिडी देंगे। उसमें सवाल ये है कि जिसने मकान बनाना है पहले तो प्लाट लेके आए। तो पाकिस्तान में 3, 4, 5 मरले का कोई प्लाट आप 30 लाख से 60 लाख से नीचे नहीं आपको मिलेगा। पहले आप ये पैसे प्लाट अपना लेके पहले आप लेके आए, फिर आपको 25 से 35 हज़ार रुपये महीना किस्त उसकी देनी पड़ेगी। मुझे बता दें गरीब आदमी किधर गया, मुझे बता दें कम आमदनी वाला किधर गया। क्या वो पाकिस्तान के आज के कल्चर में इस स्कीम से आप मकान बना सकते हैं? अब यहाँ रुकिएगा, मेरा भट्टी साहब, मैं एक और एंगल से इस पे आप बोलिए। 1 मिनट भट्टी साहब, हम भी 50-60 कनाल का प्लाट ले लेते हैं, हम साफी जो होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ। कोई सरकारी इदारा नहीं है, मेरे पर जलते हैं, मैं नाम नहीं लेता, कैसे मिलते हैं, कितने का मिलता है, होता कितने का, क्या बात करनी है। इस मुल्क के अवाम को कभी प्लाट मिलेगा? और सवाल मेरा खत्म नहीं हुआ, जहाँ 35,000 में कब्र का प्लाट मिलता हो तो हम गरीबों को कोई प्लाट देगा? ऐसा कैसा? मैं गुजारिश है मलिक साहब, ये बड़ी साहब ने बताना है। मैं वही बता रहा हूँ, पंजाबी कहते हैं ना अन्ना वंडे रेड़ियां भो अपने नू। ये जो हुक्मरान वक्त होते हैं जो भी, मैं आपको यकीन से कहता हूं इनको 25, 30, 40, 50 हजार लाख रुपए वाली तनख्वाह वाले बंदे से लिंक ही कोई नहीं है इनका। जो स्कीमें बनाते हैं अरबपतियों को। यार मेरे 100 वाले खा गए। मलिक साहब मुझे क्या मिला? यार 1 मिनट रुकिएगा, पहले तो मुझे ये बताएं, जिस मुल्क में 80% गुर्बत है उनमें कितने लोगों के पास 5 मरले का मकान? सवाल ही यही है। आप इस मुल्क में जब भी कानून साजी हुई सरमाएदारों के लिए हुई, तो आम आदमी को यार एक मिनट भट्टी साहब मुझे सवाल करने दें। आपने जो हाउसिंग सोसाइटी ने बनाया ना, कब्रिस्तान आपकी सोसाइटी में नहीं होगा। काजी साहब, इमरान खान साहब, आज मैं आपको एक मैसेज करने लगा हूं बड़े अरसे बाद। आपकी हाउसिंग सोसाइटियों ने LDA के साथ मिलके जो खरबों का फ्रॉड किया ना, मेरी ख्वाहिश है उस पर यकीन ना कीजिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन। भट्टी साहब एक मिनट भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे, यहाँ से हम निकलते हैं, गुजरावाला जाते हैं तो लक्को दक बेशुमार जमीन खड़ी है
और इस मुल्क की है। हम जो है मलीर की ज़मीन दे देते हैं एक बंदे को 1000 एकड़, और इस मुल्क के बंदे को एक प्लाट ही देते हैं। मैं आपको बताने लगा हूँ, उसका 1 या 2 लाख के लीगल है, नक्शे पास है, बाकी किसी का भी कोई लीगल नहीं है। तो रिंग रोड का भी वही मसला चल रहा है वो ना, 1.5 किलोमीटर नहीं होगा, उसके लिए कमिश्नर कुर्बान किया। अच्छा, उसी की कहानी है सारी। अच्छा, ये कानी साहब चंद सरमाएदारों का मुल्क है, आपको गरीबों का 100 अरब आपका ये ठेकेदारों ने खाना, गरीब आदमी। मैंने अगली स्टोरी पे जाना है। इसका मॉरल लेसन ये है कि इस मुल्क के अवाम को इसमें से कोई प्लाट और जगह नहीं मिलेगी, ठेकेदारों को पैसे मिलेंगे, ठेकेदारों को मिलेंगे, सारा सामान उनको मिलेगा। अच्छा, अब आगे आते हैं। अच्छा, औकात हमारी ये है कि भारत एक कौमी हमारा इशू तो है ना, कुलभूषण, उसको हमने पकड़ा है। कुलभूषण गद्दार वो तो जासूस है ना हमारा। अब मेरा सुना है ख्वाजा साहब क्या कह रहे थे। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी, हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है, कौन घुटनों के बल जाके उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? मोदी का कौन यार है आज? कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है? कौन जो है सजदा रेज है आज मोदी के आगे? लेट गए हैं। बिलावल साहब को भी लगे हाथों सुना दें। कुलभूषण यादव का बात आता है तो उनको भी एनआरओ देने पड़ता है। एहसान का बात आता है तो उनको भी वो एनआरओ दे रहे हैं। वो कितने एनआरओ देंगे जनाब स्पीकर? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज भी वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो, वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो फिर एहसान से धमकी आता है। ये आज से नहीं, शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये कोसने, ये ताने, ये बातें, ये पॉइंट स्कोरिंग, ये क्या है? सब मगर मैं ब्रेक के बाद आपसे मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा कुछ ब्रेक है, उसके बाद इसी का जवाब लेते हैं भट्टी साहब से। मैं वैसे माफ़ी चाहता हूँ भट्टी साहब, इनकी जो ये कोसने और ताने सुनते हैं हम एक दूसरे को, तो मुझे बाद औकात बड़े मतलब बैकवर्ड इलाकों में कुछ लड़ाइयाँ होती थी, मर्दो जन और ख़वातीन और मर्द, उस किस्म की मुझे बातें याद आ जाती है मेरे ख्याल में। आपके अच्छा, आपने पूरी बात मैं देखे, एक तो मुझे दुख है दोनों, ये जब कुलभूषण का नाम लें तो इसे जासूस कहा कहें, भारत रा का एजेंट कुलभूषण खाली नाम और लोगों का कातिल है यहाँ पे। मुझे ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान एक एटमी पावर है, हमें भारत से खतरा ही नहीं, हमें अपने मीर जाफरों से खतरा है। मेरी तो एक ही सिंपल राय है, हुकूमत को चाहिए इज्जत वकार से रहे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ख्वाजा आसफ भी बोल रहे थे, आपको पता सजद जनदार पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, उनके पास इस्लामाबाद का वीज़ा था, लेकिन उनको स्पेशली मरी लेके गए। मरी रावलपिंडी की तहसील है, वो जा ही नहीं सकते थे। वो आज ये मोदी को गालियां कर रहे हैं। हिंदर मोदी किसकी नवासी की शादी पे आया था? आपकी नहीं, नवाज शरीफ नहीं, आपने नाम रूम भी दिए थे, सुना कमरे में अलग बोला और मिलिट्री सेक्रेटरी को बाहर भी निकाल दिया था। तो आज आपको मोदी से नफरत है या इमरान खान के इंतकाम में ये कह रहे हैं? भट्टी साहब, मैं बात नहीं समझा, इस्लामाबाद से मुराद है, उससे जा सकते थे वीजे में। इंडिया का वीजा जिसको भी होता है ना, वो शहर का होता है, दूसरे शहर में जा नहीं सकते। अच्छा, फिर वो गैर कानूनी होगी। गैर कानूनी और कोई करता तो वो गिरफ्तार करते, ले जाने वाले को भी और जो बाहर से आया उसको भी जेल डाल देते। भट्टी साहब, आपको याद है कि लतीफ़ा मुशर्रफ के दौर में बड़ा मशहूर हुआ था कि एक मेहनत कश था कि वो अपना देख पकाता था और साथ हजामत भी करता था। तो किसी ने कहा दो काम करेगा, कहता जी मैं फैसला किया कि 2 अहदे अपने को रखा। आपको याद है ना 2 अहदे। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये हम कानून में डाल दें कि आप अगर वजीर खजाना या खारजा है तो आप डबल जॉब कर सकते हैं? देखिए, और वो भी बाहर की किसी मुल्क की। इस पाकिस्तान दोनों होते रखेंगे। मेरी नजर में मलक साहब, हर कोई एहतसाब चाहता है, लेकिन अपने मुखालफ का अपना नहीं भाई। हम तो कह रहे हैं 2 जगह नौकरी पे। अच्छा, मैं एहतसाब करे कौन रोक रहा है आपको? कब रोका है? आप दोनों भाई सुबह तलब करें। दोनों भाइयों से मैं चाह रहा हूँ, एक और भी इल्जाम लगा अच्छा, थोड़ा इमरान खान साहब पे। मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा कि इसराइल का हमने पायलट भी वापस किया, तो इंडिया के साथ इसराइल भी आ गया। खान साहब पे जो हमारी हुकूमत में ये भी पायलट आया था अभिनंदन,
और अगर वो दूसरा पायलट था कौन, ये मुशाहिदुल्लाह साहब ने सेनेट में कहा है, आपके सेनेट में कहा पास था। तो मेरा ईमान है कि अहमदारे पाकिस्तान के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। अब तो टाइम नहीं है। ये फवाद चौधरी साहब ने ये भी हमें बताया था कि मुशाहिदुल्लाह साहब किन किन इदारों में काम करते रहे हैं, इनके अजीज वकार भी, कल वो भी हम बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने रिश्तेदार इंडक्ट कराए थे PIA में, बड़े बड़े उन्होंने बताया था। अभी अगले प्रोग्राम में 20 के करीब इनके रिश्तेदार मुख्तलिफ ओहदों पे। मुझे याद है भट्टी साहब एक दफा लंदन गए थे शायद, मुझे याद है इनके। लेकिन एक बात है, जिस लेवल से ये आए हैं बड़े ज़हीन आदमी होंगे, तरक्की करके माशाल्लाह। ये क्या थे, ये वो जनरल मैनेजर भर्ती हुए थे? नहीं, ये मुझे नहीं पता। फवाद चौधरी साहब ये नहीं, राशिद CSS किया था इन्होंने। नहीं, ये PIA चेयरमैन थे मुशाहिदुल्लाह साहब। राशिद चौधरी साहब ना, ये मुशाहिदुल्लाह साहब तो फवाद चौधरी साहब के मुताबिक ये लीडर थे, लेबर क्लास का हिस्सा थे। ग्रेड 19 के थे मुशाहिद चौधरी साहब, भर्ती क्या हुए थे ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी जमात के लीडर है। खबर नहीं है, मैं कोट कर रहा हूं फवाद चौधरी साहब को। वो कहते थे फेडरल मिनिस्टर, उनकी मैंने कल वीडियो देखी सोशल मीडिया पे कि वो कहते थे कि लोडर ये हुए थे, फिर वहां की नवाज शरीफ साहब लोडर क्या मतलब, जो यूं सामान ट्रालियों पे रखते यार, मेहनत कश ने एक काम है। तो ये रिश्ते हलाल कमाना बुरी का बात तो नहीं है। अगर रेलवे का कुली किसी की जेब काटने की बजाय सर पे वजन रख के ले जा रहा है, क्लोजिंग है। तो मैं जाते जाते ये कह दूं, आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है कि मेरे ख्याल हम उधरों तब भी सुधरेंगे जब हम गरीबों को भी, या हमारे प्लाट होंगे, ये मुल्क हमारा होगा, ऐसा भी कुछ सिलसिला कर दें। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।